हमने बस दूर से देखा है माउंट एवरेस्ट को। मैंने भी पहली बार दूर से ही देखा था जब मैंने पहले ट्रैक किया था एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक। तो एवरेस्ट कभी भी एक बार में नहीं हो सकता, कुछ लोगों को जीवन में 5-5 बार हो जाता है। मतलब हम लोग की भाषा में कहते हैं कि वो माँ चुमलुंगा है, सागर माथा है। वो गधे से गधे क्लाइंबर को ऊपर बुला सकती है, और वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर जो आपको घमंड है अपनी शारीरिक बनावट, स्ट्रेंथ, मेंटल फिटनेस, वो भी धरी रह सकती है वेदर के सामने। सो पहाड़ पे निर्भर करता है, हम पे नहीं। वो हमको बुलाना चाहता है कि नहीं, क्योंकि हम सुपर पावर में महसूस कर पाते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि वर्कआउट क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेंथनिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेचिंग क्या होती है। पर मैं रोज़ कुप्पे भरती थी तो ये स्ट्रेंथनिंग तो हो रही थी ना। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता और हम लोग जाने अनजाने उसके लिए प्रिपेयर हो रहे होते। एवरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? कैंप 1 में बड़े बड़े आप आसपास से देखते हो कितने सारे अवलांच आ रहे हैं। फिर हम लोग वापस बेस कैंप आते हैं, फिर 2 दिन का रेस्ट करते हैं, फिर कैंप 2 जाते हैं 6500 मीटर, जहाँ आसपास के टेंटों में बड़ी बड़ी चीखें सुनते हैं, उल्टियाँ कर रहे होते हैं, आधे लोग वहाँ से गिव अप कर देते हैं। फिर कैंप 3 को टच करने के लिए हम जाते हैं। चीखते क्यों? दर्द होता है रात भर। 7900 मीटर के बाद जो मरता है उसकी डेड बॉडी कभी रिकवर नहीं होती। इसीलिए माउंट एवरेस्ट पे जो गार्बेज है, डेड बॉडीज़ का गार्बेज है। सपना आना बंद हो जाता है क्योंकि दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं, सपने देखने के लिए ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, वो आपको सर्वाइव करने के लिए दे रहा है। तो हेडेक बहुत तेज होता है। मैंने सबमिट कर लिया था, सबमिट से वापस आते हैं उनको हेलोसिनेशन हुआ और वो क्रवास में कूद गए थे। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें रस्सी सांप नज़र आती है। हमारा जो सीट हार्नेस होता है इसका पूरा ऐसे सामने होता है, तो हम लोग वो बार बार खोल नहीं सकते। तो महिलाएं पानी कम पीती हैं ताकि यूरिन कम आए, पर उसकी वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं। पर फिर भी 60% महिलाएं एवरेस्ट सक्सेसफुल करती है क्योंकि वो मेंटल से स्ट्रांग होती है। आपको इसके बीच में गुस्सा नहीं आया? गुस्सा हर चीज़ पे, जैसे सिलेंडर ऐसा क्यों होना था, या फिर मैं भगवान पे कोसती हूँ, मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों करते हो। ऊपर जब पहुंचे आपने क्या खुद पे महसूस किया? आज का जो बात है, मैंने जितना आपके बारे में जानना, आपसे बात किया और बाकियों से भी बात किया जो आपको जानते हैं, ये पता लगा कि ऐसा नहीं था कि आपकी जीवन बहुत ही आराम से चल रही थी। नहीं, हर दौर पे सफरिंग था, पेन था, और आपने जैसे वो सफरिंग को एक्सेप्ट किया और खुद के लिए कुछ और ही निर्धार करके चुन के निकल गए, वो बहुत ही यूनिक है आप में। और उसके लिए जो करेज चाहिए, जो दृढ़ता चाहिए और खुद पे जो विश्वास चाहिए, वो अलग किस्म की होती है। और हम जो स्पेस में हैं वो बदलाव के बारे में है, और बदलाव तभी होता है जब आप खुद पे विश्वास कर सकते हैं। तो आप तो एकदम से आइडियल कैंडिडेट है उस सीट पे बैठने के लिए। तो आज हम जानना चाहते थे और डीप तरह से कि सफरिंग एंड क्रिएटिंग योर ओन पाथ, हाउ डज दैट गो हैंड इन हैंड? दैट्स द कॉन्वर्सेशन। सो विद दैट, शुरुआत घर से, व्हाट वाज होम लाइक? मैं जिस परिवेश से आती थी वहाँ पे अभी भी है वैसे तो, वहाँ पे लड़कियाँ तब तक आती रहती हैं जब तक कि लड़का ना आ जाए। जैसे ही लड़का आता है स्टॉप लग जाता है। जैसे मेरे बाद मेरा भाई आ गया तो स्टॉप। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या बना हुआ होता है, कुछ चीज़ें अचानक आती। तो मेरे भाई लोग पढ़ने के लिए बाहर गए, उनको टिफ़िन का खाना पसंद नहीं आया, मुझे पढ़ाई के लिए आगे भेजा गया, और मुझे लगता है कि वहाँ से मेरी सफरिंग ज़्यादा भी शुरू हुई और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी वहीं से शुरू हुई। तो ये मेरा बचपन का परिवेश था। सो आप अपना गांव छोड़ के सिटी में इसलिए आए क्योंकि आपके भाई पढ़ना चाहते थे और आप वहाँ कुकिंग करने के लिए आए? हाँ, पर मेरा भी कॉलेज सामने था, गर्ल्स कॉलेज। हाँ। लड़कियों का कॉलेज था, कोई लड़का रहेगा नहीं। हाँ। तो मेरे को भी पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि इसका भी एडमिशन करा देते, रोड के सामने ही तो है, ये भी पढ़ लेगी और ये भी पढ़ लेंगे और इनका खाना भी बन जाएगा। तो आप कितने साल के थे? 18।
और भाई? वो छोटे थे मुझसे। अच्छा, तो कितने भाई थे? 3। और मतलब अलग अलग पापा के, मम्मी के पापा, बड़े पापा, मेरा भाई, ऐसे। और आपने सबका कुकिंग किया? हाँ। अच्छा। कुकिंग से ज़्यादा टफ था वहाँ जिससे मेरे पैर इतने स्ट्रांग हुए। उनका जो मकान था वो दूसरी मंजिला पे था, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर। और नीचे हेडपम्प था। भाइयों को सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता था, तो उनको नहाने का, उनके कपड़े धोने का, उनका फ्रेश होने का पानी जल्दी उठ के मुझे हेडपम्प से भरना होता था। फटाफट कुप्पे समझते हैं आप, कृति फॉर्चून के खाली हो जाते हैं बड़े बड़े पीपे, है ना, जिनसे पानी भरते हैं। सो वो फटाफट मुझे भरने होते थे, दोनों हाथ में मैं पकड़ देती और सीढ़ियों से ऊपर ला के देती थी। तो ये सारे लोग नहाते थे, जाते थे। एक से 15 से 16 कुप्पे होते थे। तो मुझे लगता था मेरे को कितना करना पड़ता है। एक बार मैं जब मैं प्रिपरेशन कर चुकी थी एवरेस्ट की, तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं पता था कि वर्कआउट क्या होता है, मुझे नहीं पता था स्ट्रेंथनिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेचिंग क्या होती है। पर मैं रोज़ कुप्पे भरती थी तो ये स्ट्रेंथनिंग तो हो रही थी ना। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता और हम लोग जाने अनजाने उसके लिए प्रिपेयर हो रहे होते। तो ये मेरा वो प्रिपरेशन और सफरिंग का टाइम चल रहा था, पर जो बड़ी चीज़ के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहा था। तो वो दिमाग में कैसे आ गया कि अच्छा मेरे को एवरेस्ट, वो भी एवरेस्ट? तो मुझे भारत सरकार द्वारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मालदीव के लिए चयन किया गया कि आपको मालदीव में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ से मुझे खुद को एक्सप्लोर और माउंट एवरेस्ट की जर्नी यहाँ से प्रारंभ होती है। वाह। जब हम लोग मालदीव में पहुँचे, मैंने पहली बार एक मतलब हरा फ्रोजी कलर का समंदर देखा। ये मैंने कभी कल्पना ने भी नहीं किया था। ये पहली बार देखा? पहली बार भारत का झंडा पीछे चल रहा है, भारत के राजदूत हमें मिलने आए। फिर वहाँ के राष्ट्रपति के सामने जब स्पीच देने की बारी आई, तो मेरी हिंदी अच्छी होने की वजह से मुझे मिस इंडिया की जगह मुझे बोला गया। जब मैंने भारत को बताया कि भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता कि सोना बहुत है, इसलिए कहा जाता कि हमारे पास समंदर, मरुस्थल, सब तरह के नैन नक्श, सब तरह के रंग रूप के लोग हैं। तो जब मैंने स्पीच दी, सबने वाह वाह किया और मुझे लगा कि अनजान देश, अनजान लोगों के बीच आके मैं बोल पा रही हूँ, कुछ तो है जो मुझ में है अलग। मैंने ऐसे ऐसे किया खुद को। और फिर जब मैं फिर से हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आई और मैंने फिर खोजना शुरू किया कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ। कुछ तो है पर वो कुछ नहीं मिल रहा। जब मैंने MSW कर रही थी तब मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करती थी इनपुट पे, हिंदी टाइपिंग का, ताकि मुझे 3000 रुपये आ जाते थे और मैं उससे मेरा बस का किराया दे देती थी। वो मेरे जीवन का सबसे टर्निंग और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम रहा। किसी के लिए वो वेस्ट टाइम था, बकवास टाइम। मेरे घर के लोग बोलते थे, मेरे लिए दिन भर क्योंकि अखबार पढ़ने पड़ते थे, हिंदी टाइपिंग करनी पड़ती। उसी समय अखबार पढ़ने का कोई कारण तो था नहीं, पर अखबार पढ़ना पड़ता। तभी मैंने खबर पढ़ी थी कि MP के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे उस अखबार में मिला। फिर मैंने गूगल करवाया, पता चला कि बछेंद्री पाल जी ने 32 साल पहले क्लाइम किया। सर्च किया, मध्य प्रदेश से किसी ने किया, मध्य प्रदेश से किसी लड़की ने कोर्स तक नहीं किया था। तो मुझे लगा कि हमारा मध्य प्रदेश देश में होने के बाद भी ये थॉट सोचने में 32 साल पे पीछे है। मतलब हम भारत में रह रहे हैं, मैं भारत की लड़की हूँ, पर मैं मध्य प्रदेश में रह रही हूँ। तो मेरा दिमाग में ये थॉट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में रह रही हूँ, और ये थॉट आने में मुझे 32 साल पीछे का समय लग गया। इस 32 साल में और भी तो महिलाएं आई होंगी, उनके जीवन में भी इसलिए थॉट नहीं आया क्योंकि हम सोच के मामले में पीछे हैं। तो बस वहीं से क्लिक हुआ कि वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। अब मेरी माउंटेनियरिंग की जर्नी वहीं से शुरू होती है। But before you go to mountaineering, I want to ask you one question. It's सब journey में there's a level of solitude. ये transition कब हुआ? Loneliness से solitude and solitude में power discover करना, एकांत, अपनी खुद की एकांत में अपना power discover करना, ये कब हुआ? मुझे एकांत से प्यार तब हुआ जब मेरे साथ के बच्चे मेरे साथ खेलते नहीं थे, मैं उनमें फिट नहीं बैठती थी। मेरे बहन भाई मेरे से ठीक से बात नहीं करते थे, मुझे बुद्धू बना के गेम खिलाते रहते थे। मेरे मामा के घर जब मैं गई तो उनके बच्चे मुझे बहुत मारते थे, टॉर्चर करते थे, और मैं टॉर्चर झेलती रहती थी, पर मैं किसी को बता नहीं पाती थी। तो मेरे को खुद से बात करने की आदत हो गई थी, मैं ऐसे पत्थर बना के खेलती रहती थी। जब मैं कॉलेज में गई तो फिर मेरे दोस्त बिगड़ने वाले बने, तब तक अच्छा लगा। पर जब मैं इस एरिया में आई तो उन लड़कियों में मैं फिट नहीं बैठी थी क्योंकि मैं ब्यूटी की बात नहीं कर पा रही थी। मेरे पास सोचने के अलग नज़रिए थे जो उनको मैं समझा नहीं पा रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। तब मुझे खुद
को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, क्योंकि मैं कहीं भी फिट नहीं बैठ रही थी। तो माउंट एवरेस्ट आप गए पहले सीखने के लिए? अब इसका ट्रेनिंग होता है ना? हाँ, तो छोड़ दिया घर पे जाके? उसका बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होता है, वेट सब लगा के, एक्लेमेटाइजेशन, एवरीथिंग, ब्रेथ वर्क, एवरीथिंग, राइट? तो इंडिया में इसके 5 इंस्टीट्यूट हैं। सीट नहीं मिलती है, 3-3 साल की बुकिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर बुक करके रखते हैं, ही होते हैं। 5 ही इंस्टीट्यूट है क्योंकि, तो अब कौन सा कोटा लगाया जाए? एनसीसी कोटा। एनसीसी कोटा से सीट मिल सकती है वहाँ पे। अच्छा, उसमें भी सीट का रिजर्वेशन होता है। अच्छा। बहुत मुश्किल से मिलती है। तो फिर एनसीसी के थ्रू मैं गई, एनसीसी कोटा लगा के, तो मैंने ट्रेनिंग की, और मुझे पता था कि ट्रेनिंग में मैं नहीं कर पाई तो मुझे कोई सेकंड चांस नहीं देगा। अब घिसो करो, कुछ भी करो, करके आना है। मेरे पास कोई ट्रैकिंग बूट्स नहीं थे, ढंग के लोअर नहीं थे। मेरे को वहाँ की कुछ बच्चियाँ तो आज तक हंसती हैं, क्योंकि मैंने पटियाला जो सलवार समझते हैं, रात को मेरे पास नाइट ड्रेस और ऐसी ड्रेस नहीं थी, तो मैं उस पटियाला सलवार के ऊपर टी शर्ट डाल लेती थी। वो लोग बहुत हंसी उड़ाती थी। तो ये चीज़ें तो अलग है, इनसे तो आप झेल लो, कर लो, हो जाएगा। कोर्स में जो रगड़ा शुरू होता है, मतलब वहाँ 2 मैगी के पैकेट में आपको सर्वाइव करने के लिए भेज देते हैं, इग्लू बना के रहने के लिए सिखाते हैं, सेम ही कमांडो की तरह ट्रेनिंग होती है। आपको बताते हैं क्रैम्पोन कैसे पहनते हैं, माउंटेनियर का तीसरा लेग क्या होता है, आइसेक्स कैसे चलते हैं, आइसेक्स से कैसे चलते हैं, रोप कितनी महत्वपूर्ण होती है, आइस पिटन कैसे काम करते हैं, ये सब ट्रेनिंग में सिखाते हैं। कोर्स मैंने बेसिक किया, एडवांस किया। अब एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए की राशि लगती है। 25 लाख? हाँ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। तो वो इकट्ठा करना हमारे लिए काफ़ी कठिन था। तो मुझे समझ में आया 25 लाख कैसे इकट्ठा करूँ। तो साथ के लोगों ने कहा जो मतलब जिसको पब्लिसिटी करानी हो, पब्लिसिटी इन दिन कौन करा रहा है, जो पेपर में पहले पेज पे अपना इश्तिहार दे रहा है, पेपर की गड्डियाँ ली, सबके नंबर नोट किया, जो 0 नंबर नीचे छोटे छोटे नंबर आते हैं। अब हमें नहीं पता कि कंपनी में HR नाम की कुछ चीज़ होती है, मैनेजर होता है, पर हर कंपनी का हेड होता है। तो हम उनको फ़ोन बोलते थे कि मुझे आपके हेड से बात करनी है। आपके हेड से बात कराएंगे क्या? कुछ लोग ऐसे ही मना कर देते थे, कुछ लोग हाँ ठीक है। अब जब जो टाइम देता था उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? तो पहला हमेशा हर चीज़ को बेचने का, करने का एक ही तरीका होता है, सामने वाले को फ़ायदा दिखाना पड़ेगा, तो वो आप में इन्वेस्ट करेगा ना। अब ये फ़ायदा कहाँ से आएगा? दिमाग में ऐसे आइडियाज़ कैसे आएंगे? मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ अच्छी मूवीज़ देखें। आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, इसका भी एक कारण है। हम आसपास जो चीज़ें नहीं ऑब्जर्व करते वही हमारे जीवन में घटती है, और हम वही ऑब्जर्व करके बोल देते हैं। तो मेरे को मैं लोगों के पास जाती थी, मैं उनको बोलती थी, सर मैडम आपने सुल्तान मूवी देखी है? तो हाँ अभी देखी। तो याद कीजिए सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है। सलमान खान पे कोई भरोसा नहीं करता, वो कुकर वाला भरोसा करता है। एट दी एंड होता क्या है? वो जीत जाता है, कुकर वाला फेमस होता है, कुकर वाले को पैसे मिल जाते। मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन के माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाऊंगी, भारत के झंडे के बाद आपका लोगो निकालूंगी। तो आपने आज कोल्ड कॉल करके पहले ना टाइम लिया, फिर मैं आपसे मिली। अब मैं आपसे मिली और आपको मैं ये बात बता रही हूँ, आपको इमेजिन करवा रही हूँ, रिबॉक के बाद आपका ब्रांड दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे जाएगा। और मैं इतना यकीन दिला सकती हूँ, यदि मैं पहाड़ चढ़ती हूँ, आपको अखबारों में इश्तिहार देने में कितने ऐसे पैसे लगते होंगे, पर मैं जीवन भर जिस भी अखबार में मेरा नाम छपेगा, मेरे नाम के पीछे आपका नाम छपेगा कि आपने मुझे इतनी राशि दी थी। तो वो बोले तो 25 लाख तो हम नहीं दे सकते। सर 25 लाख मत दीजिए, बूंद बूंद से सागर भरता है। आपने मेरा एक मास्क ही मेरे को दे दिया ना, वही मेरे साथ ऊपर चला गया, उतना ही मैं आपका लोगो और नाम लिख दूंगी। बस आप मुझे 25,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो आपकी क्षमता है, जैसे हम मंदिर में चंदा देते हैं, आप स्पॉन्सर करेंगे, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी, इतना बोल सकती हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं करेंगे सर आपकी परिस्थिति ऐसी हो सकती है, मेरे को कोई गिला नहीं आपसे।
मैं जब भी मिलूँगी जीवन में उतनी ही खुश होकर आपसे मिलूँगी, और आप करेंगे तो ये यकीन दिला सकती हूँ कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगी। और ये टचवुड मैंने हमेशा किया था। मैंने सबके नाम नंबर लिखे थे। मतलब मुझे एक द्वारपाल भी था ना हमारे यहाँ की, ये अधिकारी मदद कर सकता है, उसका भी नाम और नंबर लिखा था। जब मैं एवरेस्ट चढ़ी थी मैं उसको थैंक यू कार्ड देकर आई थी, क्योंकि ताकि वो अगली बार किसी और की अच्छी सी मदद करे। तो एहसान नहीं भूलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती है, क्योंकि ये सारे लोग वापस टकराते हैं कभी ना कभी। वरना लोग कहते हैं अरे मिल गया, ये तो भूल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मेरे जीवन में फिर वो नहीं हुआ। इस चीज़ का मुझे ये बेनिफिट मिला। तो ग्रैटिट्यूड आपके जीवन, ग्रैटिट्यूड इज एहसान, नो, वो बहुत अहमियत रखती है आपको आपके जीवन में। हाँ, शायद अचानक ही हुआ है। मेरा खुद का ऐसा किसी ने सिखाया भी नहीं, पर ऑटोमेटिकली होता गया। तो इससे मुझे पहला 17,000 रुपये मिले। एक उपाध्याय मसाले, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। ठीक है, डूबेंगे तो डूब जाएंगे, उनके अंकल जी बोलते हैं उनके बेटे को। उनका यंग बेटा मना करता है, अंकल जी बोलते हैं डूब गए तो डूब जाए, 17,000 रुपये तो हैं। अब बच्ची इतने प्रेम से बोल रही है, लोग खा के भाग जाते हैं, दे देते हैं। मैं बता नहीं सकती उस 17,000 का लेटर लिखा हुआ। मैंने सबको जाके बताया कि एक व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर रहा है ना, आप भी करिए। सो एक से दूसरे ने किया। अब 2 लोगों के लेटर लेके जाती थी, 2 लोगों ने मुझ पर भरोसा किया ना, आप भी कीजिए। 3 लोगों ने भरोसा किया, आप भी करो। तो ऐसे करते करते 6 लाख रुपए इकट्ठे हुए। कितनी टाइम लगा? मैंने पूरे साल भर मेहनत करी। इधर मैं ट्रेनिंग करती थी, इधर मैं स्पॉन्सरशिप इकट्ठी करती थी। सो एवरेस्ट के लिए मेरे को 25 लाख रुपए, फिर ट्राइडेंट ग्रुप ने एकदम 11 लाख रुपए दिए। ऐसे इकट्ठे हुए। पहाड़ के चैलेंजेस अपने आप में अलग हो जाते हैं। हम यहाँ अलग इमेजिनेशन करते हैं और वहाँ कुछ अलग ही होता है। सो मैं आपके सारे लोगों को एक साथ पहाड़ पे लेके चलूँ? बिल्कुल। वहाँ आपने बस दूर से देखा है माउंट एवरेस्ट को? मैंने भी पहली बार दूर से ही देखा था, जब मैंने पहले ट्रैक किया था, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक। 12-15 दिन का ट्रैक, जिसमें हम लोग दुनिया की 2nd डेंजरस फ्लाइट में बैठते हैं। काठमांडू से लुकला, बादलों से छोटी सी टकराती हुई फ्लाइट डर 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 करके छोटे से हेलीपोर्ट पर लैंड होती, ढक ढक से लैंड होती। तब तक भी हम प्रार्थना करते कि बस जिंदा उतर जाएं। फिर वहाँ से फाकदीन, डिम्बूचे करते करते दुनिया की सबसे हाई मतलब मोनेस्ट्री, जहाँ पे यति हम सुनते हैं, यति के कंकाल रखे हुए हैं कि ये यति था कभी पहाड़ पे। कोई कहता दानव है, कोई कहता था देवता है। फिर वहाँ हम लोग शेरपास से मिलते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं, याक को देखते हैं। वाओ, मतलब ये सब मोमेंट ऐसे लगते हैं सपना चल रहा है, हम देखते हुए जाते हैं। जब मैंने पहली बार एवरेस्ट को देखा था, तो एवरेस्ट एकदम वाइट नहीं है, एक थोड़ा काला काला सा है, इसके ऊपर थोड़ी बर्फ़ है। जब दूर से देखोगे आप, तो एवरेस्ट से पहले काला पत्थर आता है, काला पत्थर से एवरेस्ट बहुत खूबसूरत दिखता है। तो संध्या का समय था जब मैं एवरेस्ट को देख रही थी, तो वो उसके ऊपर सूरज की रोशनी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था सोना है, कुछ सोना की मणि रखी हुई है। तो इतना खूबसूरत कि बस देखे जाओ देखे जाओ। शाम होती ढलती गई, मेरे शेरपा मुझे ले आए। फिर मुझे लगा मुझे क्लाइंब करके उस जगह तक पहुंचना है, मणि के शिखर तक। पर उसका चैलेंज अलग हो जाता है। अब हम लोगों का एवरेस्ट का एक्सपेडिशन होता है, वो 2 महीने का होता है। जो ट्रेनिंग में सिखाया वो अब यहाँ काम आता है। तो हम लोग जब बेस कैम्प में पहुँचते तो हमारा दिल ऐसे धक धक करता है जैसे 16 मंजिला इमारत पे चढ़े हैं। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हमें फील होती है। 3,000 मीटर के बाद पहाड़ पे ट्रीज़ मिलने बंद हो जाते हैं। जूते 2-2 किलो के हो जाते हैं क्रैम्पोन के बाद। 36 किलो का बैग हो जाता है। क्लाइंबिंग हमेशा रात को करते हैं क्योंकि उस समय स्नो हार्ड होती है। हैंगिंग ग्लेशियर्स रहते हैं। एवलांच को आते हुए देखते हैं और बड़े बड़े लेडर्स को पार करते हैं। एज ए वूमन मासिक धर्म 2 महीने कंटिन्यू आता है। हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे, हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं ना, तो ब्लड का कलर येलोइश में बदल जाता है। मुझे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में अब पता चला। पहली बार जब मैं एक्सपेडिशन पे गई थी तब मुझे मेंस्ट्रुअल कप नहीं पता था, तो मैं पैड यूज़ करती थी। पैड यूज़ करने की वजह से वो छिल जाते थे पैर, और उसके बाद ऐसा मन करता था कि चिंपांजी को चलते हुए आपने देखा है, मेरा मन सेम ऐसा करता था कि मैं चिंपांजी की तरह चलूँ इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं चलूँ। एज ए वुमेन हमारा जो सीट हार्नेस होता है उसका पूरा ऐसे सामने होता है, तो हम लोग वो बार बार खोल नहीं सकते। तो महिलाएं पानी कम पीती हैं ताकि यूरिन कम आए, पर उसकी वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं।
पर फिर भी 60% महिलाएं एवरेस्ट सक्सेसफुल करती है, क्योंकि वो मेंटल से स्ट्रांग होती है। जो मैं लेडर आपको बता रही हूँ, बड़े बड़े लेडर्स होते हैं, उनको पार करते हैं तो जिग हिलते हैं वो, किसी के भी पैर थर थर काँपेंगे। क्रवास में आप एक बार गिरोगे तो हाइपोथर्मिया से मर जाओगे, आपकी निकालेंगे करेंगे तब तक, फर्स्ट बाइट हो जाएगा आपको। सो ये चैलेंजेस पार करने होते हैं। फिर कैंप 1 में बड़े बड़े आप आसपास से देखते हो कितने सारे अवलांच आ रहे हैं। फिर हम लोग वापस बेस कैंप आते हैं, फिर 2 दिन का रेस्ट करते हैं, फिर कैंप 2 जाते हैं 6500 मीटर, जहाँ आसपास के टेंटों में बड़ी बड़ी चीखें सुनते हैं। वहाँ पे लोगों को वहाँ पे एल्टीट्यूड लगता है, और वहाँ समझ में आता है कि एल्टीट्यूड क्या होता है। आसपास के टेंट में कुछ लोग करा रहे होते हैं, उल्टियाँ कर रहे होते हैं, आधे लोग वहाँ से गिव अप कर देते हैं। फिर कैंप 3 को टच करने के लिए हम जाते हैं, इससे दर्द होता है रात भर। रेस्क्यू सुबह होगा ना, तब तक तरह तरह की चीज़ें हो रही होती शरीर में, इसलिए सपना आना बंद हो जाता है, क्योंकि दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं, मतलब सपने देखने के लिए ऑक्सीजन नहीं दे रहा है वो, आपको सर्वाइव करने के लिए दे रहा है। तो हेडेक बहुत तेज होता है, रात भर जागना। मुझे उससे ख़तरनाक हेडेक कभी नहीं हुआ है जो कैंप 2 में मुझे हेडेक हुआ था। हमारी बॉडी एक्मेटाइज होती है तब इतना कष्ट देती है, बहुत ज़्यादा। और फिर कैंप 3 टच करते हैं, 70 डिग्री का ग्रेडियंट, 2 पैर के नाखून पे आप 4 घंटे चल रहे हो, बिल्कुल सीधा ब्लैक आइस पे। आपके काफ ऐसे खींचते हैं कि पूछो मत। जहाँ हवा 120 प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, कंकड़ पत्थर आ रहे होते हैं, वहाँ से चिल ब्लेन होना लोगों को शुरू हो जाता है। इसके बाद अब डेथ जोन होता है। हम लोग आते हैं, सब आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं, और मेरे पापा को मैं फ़ोन करती हूँ। मैं मेरे पापा को बोल के गई थी कि इससे भी बड़ी सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी यदि मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी तो। उनको जाने से पहले एक छोटा फ़ोन दिला के गई थी मैं, तो उन्होंने उसमें वीडियो देखे थे कि इसमें मर जाते हैं। अब मैं उनको मोटिवेट कैसे करूँ उस जगह से, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आर्मी का जवान जो होता है ना पापा, उसके माँ बाप को भी पता है कि जंग में जाने से पहले वो मर सकता है, फिर भी उसके माँ बाप क्या खुश होकर विदा करते हैं ना। अब मैं यहाँ आई गई हूँ ना, तो अच्छे से बात करो। फिर उन्होंने कहा मुझसे, तू आ तो जाएगी नहीं बेटा। मुझे मेरे माँ बाप से उससे पहले इतना प्यार कभी नहीं था, मुझे बुराइयाँ ज़्यादा दिखती थी। उस मोमेंट के बाद जब मैं वापस पहाड़ चढ़ रही थी, मतलब मैं हर बच्चा जितना भी यहाँ सुन रहा है, तब मुझे छोटी छोटी चीज़ें रियलाइज़ हुई। जब चढ़ रही थी तब मुझे लगा कि बाप रे, कितना बुरा बुरा बोलती थी मैं, और कितना बुरा लगता होगा उनको हर चीज़ पे, कितना मतलब कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा, और मैं कभी नहीं समझ पाई। तब मुझे लगा था कि मेरे को जीवन में कभी इन दोनों के लिए कुछ तो करना है, और वापस जो आवाज़ सुननी है उसके लिए मुझे जिंदा जाना है कि तू वापस तो आ जाएगी नहीं बेटा। तो फिर मैं जब पहाड़ की 2018 में चढ़ाई कर रही थी, जो नहीं होना था वो हुआ। मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, मैं 8100 मीटर पे थी। कैंप 3 के बाद डेथ जोन होता है, इसके बाद हमारी बॉडी के सेल्स मरना शुरू होते हैं। हम उस एल्टीट्यूड पे रहेंगे तो भी हम मरेंगे, ये समझ सकते हैं आप। हमारी बॉडी का पहले फेट ख़त्म होता है, मसल्स ख़त्म होता है, हमारा शरीर सेल्स से बना है, तो हमारे सेल्स बनना शुरू होते हैं। 7900 मीटर के बाद हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेते हैं। 7900 मीटर के बाद जो मरता है उसकी डेड बॉडी कभी रिकवर नहीं होती। इसीलिए माउंट एवरेस्ट पे जो गार्बेज है वो डेड बॉडीज़ का गार्बेज है, और वो डेड बॉडीज़ ग्लेशियर मूवमेंट करता है, आसपास घूमती है, कभी भी वापस नहीं आती। इसलिए उसे वो एक तरह से हब है, बगल से भी जाते हैं क्लाइंबर, कई बार ऊपर से भी जाते हैं। तो मैं 8100 मीटर पे पहुंची थी। मेरा शेरपा जो मेरे साथ था उसने बताया कि ऑक्सीजन उतना ही बचा है कि जा पाएंगे, सबमिट हो जाएगा, जिंदा नहीं आएंगे। सो 2018 में मैं 8100 मीटर से वापस आ गई थी। पर जब जा रहे थे ऊपर तो इनका एक्चुअल कैलकुलेशन होता है ना? हाँ, हमारा 5 लीटर का ऑक्सीजन होते हैं, अलग अलग टैंक होते हैं। जो हम लोगों को भारी बैग होता है ना 32 किलो का, वो वही होता है। हम लोग कैंप 2 तक तो ब्रीथ नहीं करते, कैंप 3 में रखाते हैं। कैंप 3 के बाद हम हमारे सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। सिलेंडर यूज़ करने का तरीका ऐसा होता है कि कैंप 3 से हम ब्रीथ करना शुरू करते हैं। 0.51 पॉइंट में ऐसे उसमें बाहर होते हैं लिखे हुए। तो लाइन ज़्यादा हो गई, कभी लोग ज़्यादा हैं आगे, और लोग हमेशा एक फ़ोटो दिखाते कि एवरेस्ट पे ट्रैफिक जैम है। वो ट्रैफिक जैम है किस चीज़ का? पहले के ज़माने में जब खेती होती थी
तो आपने देखा होगा बारिश का जो मौसम होता था तो एक साथ सारे हल खेत में नहीं दिखते थे, अलग अलग टाइम पे दिखते थे, क्योंकि उनको पता था कि मौसम ठीक है, हम कभी भी हल करके फसल उगा सकते हैं। आपने देखा है आजकल नया ज़माना आ गया है फिर भी एक साथ ढेर सारे ट्रैक्टर दिखते हैं, क्योंकि टाइमिंग ड्यूरेशन कम हो गया है, वेदर ख़राब हो जाएगा फिर बुआई नहीं होगी। तो सेम जैसे यहाँ बुआई का सीन है, पहाड़ पे उसे वेदर विंडो कहते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर विंडो छोटी 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 होती गई है। सो जैसे एडमंड हिलेरी सर के टाइम पे वेदर विंडो होगी 12 दिन की, 15 दिन की, अब वो वेदर विंडो हो गई है 6 दिन की, 4 दिन की, 2 दिन की, मैक्सिमम 8 दिन की। उसमें से भी आधे दिन वेदर ख़राब रहता है। वेदर कैसे ख़राब होती है? हवा हो जाती है 180, 190, आपका कैराबिनर लगा है वो भी खाड़ के ले जाएगा। तो फिर ये क्या चीज़ है? सो ये काफ़ी टफ हो जाता है। सो आपके साथ ही उन लोगों का भी वेदर विंडो उन लोगों ने निकाला। तो टीम में एक व्यक्ति के साथ एक शेरपा रहेगा। रास्ता कैंप 3 के बाद एक ही है, जाने वालों के लिए भी आने वालों के लिए। तो हमको लगता है ये क्यों है? वो जाते आते एक ही रूट है। क्यों कि नहीं है वो सबके लिए वेदर विंडो छोटी हो गई। अब सब एक टाइम पे जाएंगे ना, सबका ड्रीम जीवन भर का एक ड्रीम होता है कई बार का। तो मैं जो 2018 में गई थी, शायद मेरा फिज़िकल फिटनेस इतना अच्छा नहीं था। मेंटली मैं फिट थी, फिज़िकली मेरी स्पीड स्लो थी। मेरा शेरपा गया, फिर उसने जब कैलकुलेशन किया कि हम कैंप 3 से कैंप 4 पहुँचे, एक सिलेंडर हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। कैंप 4 से हम नया सिलेंडर यूज़ करते जो हम बालकनी में रखते हैं, बालकनी में वो आधा सिलेंडर रख देते, फिर वहाँ से एक प्रॉपर प्योर ब्रीथ करते, सबमिट पर फिर चेंज करते, उसको ब्रीथ करते बालकनी तक आते, बालकनी में जो हाफ सिलेंडर था उसको ब्रीथ करके कैंप 4 तक आते, कैंप 4 से फिर हाफ जो बचा हुआ था उसे ब्रीथ करके कैंप 3 तक आते। ये मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। इसीलिए यदि सही शेरपा नहीं होते तो हम कहते हैं ना अधिकतर क्लाइंट्स की डेथ हो रही है। वो डेथ इसलिए हो रही है कि कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होता। शेरपास की वजह से हम सबमिट भी करते हैं और शेरपास की वजह से हमारी जान भी जाती है। तो ये दोनों रीज़न से तो मेरा शेरपा ने बोला भाई नहीं सबमिट हो जाएगा, वापस नहीं आएंगे। मेरे को वो दिख रहे थे 25 लाख, मेरी नौकरी, सब कुछ छोड़ना, 0 पे आना। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम 0.1 नंबर से है। आपको अपने सालों की तपस्या दिखती है, सब कुछ दिखता है ना। मेरा तो सब कुछ लगा हुआ था। मैंने मेरी शेरपा को बोला और मेरे शेरपा ने कहा कि चलो सबमिट, चले गए, मर गए। फिर मेरे तो बच्चे भी हैं। फिर उसने मुझे बोला कि एक चीज़ बोलूँगा, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। ये पहाड़ दिख रहा है? कहा। तो उसने कहा पहाड़ वही है, जिंदा रहे तो अपन दोबारा आ जाएंगे। ये बात मेरे को ऐसी गहरी लगी, कितनी बड़ी बात है। जीवन का हर पहाड़ वही होता है। हम हर पहाड़ जीवन का कई बार सोचते हैं सब जीवन ख़त्म हो जाएगा। जिंदा रहे तो कोई सा भी पहाड़ कभी भी कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट है लाइफ। मैं वापस आई, तब तक एक न्यूज़ सर्कुलेट हो गई, मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। जब मैं काठमांडू पहुंची तो देखा ट्विटर पर हज़ारों ट्वीट आए हुए हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, झूठ बोल के झूठी दुनिया में रहो और फेम का आनंद लो, और दूसरा आप आत्मग्लानि से मर जाओ। मेरे टीचर को मैंने फ़ोन किया, मेरे टीचर ने मुझको कहा चूज़ तुमको करना है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब हम अधूरी चीज़ छोड़ते तो वो हर दिन हमें कचोटती और हम मरते जाते हैं। तुम जिंदा तो आ गई पर तुम यहाँ मर जाओगी। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैंने लिखा मेरे फेसबुक पे काठमांडू के होटल से, मुझे बधाइयाँ देना बंद करिए, मेरा एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ, मेरा 700 मीटर एवरेस्ट रह गया है। जो लोग मेरे माँ बाप को मीडिया बाइट लेने गाँव गई थी वो टॉर्चर करने पहुँची। आपकी बेटी का 700 मीटर रह गया, पूरे मध्य प्रदेश में तमाशा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक चीज़ ये समझ में आती है कि हमसे ज़्यादा हमारे बड़े डिसीजनों पे हमारे माँ बाप बेचारे इन्वॉल्व भी नहीं होंगे ना, तो उनको अच्छाइयाँ तो झेलनी पड़ेगी, साथ में बुराइयाँ भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम उनकी औलाद हैं। और मेरे गांव के माँ बाप बिल्कुल इतने सीधे, मतलब गाय, और बड़े बड़े माइक लेके उनके मुंह में ऐसा डाल रहे हैं, वो लोग बाइट ले रहे हैं, वो परेशान। मैं नेपाल में और वो टॉर्चर झेल रहे हैं, सब तरह का टॉर्चर। आपकी बेटी ने इतना तमाशा क्यों किया पूरे मध्य प्रदेश में, देखिए अखबारों में छप गया, ऐसा वैसा ये वो। मैं गांव आई तो मेरे पापा ऐसे घुटनों पे बैठ गए और ऐसे कोनी जोड़ के, बेटा बस कर, थारो हाथ जोड़ूं मैं, बस कर, इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता।
मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था 2 मिनट। वो माँ बाप होते हैं जो, उनके शहरों में लोग रहते फ्लैट में, पड़ोसी को भी कोई मतलब नहीं होता है। गांव का आदमी गांव में रहता है, दूध नपाने जाता है गाय भैंस का, 100 लोग 100 तरह से बोलते हैं वहाँ। वो एक कम्युनिटी में रहता है। खाने से वहाँ लोग नहीं मरते, ताने से लोग मरते हैं वहाँ पे। उसको तो वहीं रहना है उसी सोसाइटी में। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं मेरे घर के बाथरूम में गई। मेरा दिमाग क्योंकि काम नहीं कर रहा था। एक मन कर रहा था झूठी बना लेती, दुनिया वही से रहती, गलत करा मैंने, सच का साथ देखे। मैं उस दिन मुझे समझ में आया कि हर चीज़ का सोल्यूशन है रोना। हम रोएंगे नहीं तो हमारा भड़ास नहीं निकलेगा, और भड़ास नहीं निकलेगा तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। तो मेरी बाथरूम में, हमारा जो टॉयलेट है उसमें से नल नहीं आता है, मटका रखा है एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो गांव का वॉशरूम है। तो उसमें डब्बे से मैं पूरे टाइम ऐसे पानी डालती रही आवाज़ करने के लिए, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती रही ताकि मैं रो लूँ, निकल जाए। सब निकला, उसके बाद मैं बाहर निकली, और अब कहाँ से शुरू हो। दिमाग क्या क्या मानो ऐसे ही रहा तो जीवन भर ये गिला रहेगा कि मैं वहाँ से आ गई। ये चीज़ वहीं रुकी रहेगी, माँ बाप ज़िंदगी भर झेलते रहेंगे। क्या करूँ? मम्मी पापा ने बोला अब थारो ब्याह कर दा, तू जा। चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी, गांव में चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं रहेगा, सब भूल भुला जाएंगे। पर मुझे लगा कि फिर मैं वहीं अटकी रहूँगी चीज़ें। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? मैंने 2 कारण लिए एवरेस्ट ना होने के। पहला कारण था कि मेरी डाइट में वीक थी, क्योंकि मैं शाकाहारी थी उस समय तक। मैंने बेस कैंप में प्रॉपर नहीं खाया। दूसरा मेरा प्रॉब्लम था कि मैंने फिज़िकली फिट नहीं थी, मेंटली फिट थी। मैंने मेरे पापा की पहली बार बात नहीं मानी थी। अब दूसरी बार हो गई है, पर उस समय पहली बार नहीं बात मानी थी। मैंने उनको बोला कि मैं तो ट्रेनिंग शुरू करूँगी फिर से। आपको इसके बीच में गुस्सा नहीं आया? गुस्सा हर चीज़ पे, जैसे सिलेंडर ऐसा क्यों होना था, या फिर जो लिखा है और उन्होंने जो। मैं भगवान पे कोसती हूँ, मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों करते हो? डांटते हो? मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मेरे साथ ही क्यों करते हो? क्यों मेरे को एक बार में नहीं देते आप कुछ भी चीज़? क्या बिगाड़ा है मैंने? ऐसे ऐसे करके बोलती हूँ मैं। क्यों बताओ मुझे ऐसे? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने बोला ना, मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग थी, फिजिकली मेरे को काम करना था। बस इस एक्सपीरियंस से आपका मेंटल स्टेट भी थोड़ा शेक हो चुका होगा, ऑफ कोर्स। है ना? क्योंकि एक चीज है जब आप वो डेथ जोन पे चल रहे हैं, आप गाड़ी में आते हो ना, पहाड़ पे वापिस आने से ज़्यादा घर जाना कट लगता है। उससे पहले आपको इमेजिन हो चुका होता है घर पे सब लोग बैठे होंगे, क्या बातें हो रही होंगी, किस तरह से आंखें देख रही होंगी, क्या जवाब देंगे, क्या रिएक्शन होगा, मम्मी कैसे मारेगी, पापा कैसे मारेंगे, लोग उनको क्या बोल रहे होंगे, कैसे फेस करूँगी। ये सब चीज़ें ऑलरेडी दिमाग में चल रही होती है। आप सत्यवादी तो बन जाते हो, पर आपके बाद जो झेलते हो वो आपको भी पता होना चाहिए कि आप पूरा हिल जाओगे। मैंने पापा को बोला, पापा ने बोली थारे जहाँ जाना वहाँ जा, जहन्नुम में जा, कहीं भी जा, फिर हमारा घर ही मत आ जाए, ऐसा मत कर। थोड़े गांव के डायलॉग उनने बोले मेरे को। पूरी तरीके से ना भी नहीं किया, पूरी तरीके से हाँ भी नहीं किया। वो बरसीम काट रहे थे खेत में पशुओं के लिए। मैंने उनको बताया पापा मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैंने यो कर लियो। रोज़ हमारे सपना में वो पहाड़ दिखेगो हमारे। चलो हर बार तुमने हमारे दूसरों मुँह को दियो है, यो भी दूसरों मुँह को देख लो हमारे जीवन को। यो 1 साल, बस 1 साल। मुझे ये पता है कि मैं मम्मी के सामने बात करूंगी तो मैं कभी पापा को कन्विंस नहीं कर पाती हूँ। मैं हमेशा पापा को देखती हूँ अकेले कभी। जब भी अकेले होते हुए धीरे 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 मेरी मम्मी को भी पता ही बात, हाँ हमारा सामने थोड़ी नहीं बात करेगी। तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरे को ये पता अकेले में जब रहेंगे तब मैं उनको माइंड वॉश करके पटा लूँगी। पर उन्हें हाँ नहीं करा था। हम तो मतलब मम्मी पापा बोलते अब तो तू बड़ी हो गई, हम तो कहीं नहीं है थारा भाव से। तो फिर मैंने नई बात मानी उनकी और मैं चली गई अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट, जहाँ एक बहुत बड़ी घटना मेरा वेट कर रही थी। सो हम लोग आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करते हैं और विलियर हमें विले देता है, और हमारा पूरा सेफ्टी उसके हाथ पे होता है क्योंकि हम लोग क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। सो मेरे हाथ भर गए थे, उसको पुल करना बोलते हैं ना, किसमें पुल भर गए थे।
मैंने मेरे विले को बोला था विले टाइट, और वो बगल वाले से बात कर रहा था, तो उसके हाथ तो रोप छूट गई। सो मेरा 12 फीट से सीधा नीचे पत्थर पे फॉल हुआ था। और 4 जुलाई 2018 को मेरी ये रीढ़ की हड्डी 3 जगह से हेयरलाइन फ्रैक्चर होकर टूट गई थी। मतलब नेक के पास, बीच में, और टेलबोन के पास। सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं इसी घटना के बाद। सबसे पहले मेरे टीचर आया तो वो मुझे उठा के पुचकारा नहीं, वो बोलता है पैर की उंगलियां चला के दिखाओ। उसको लगा कि मैं पैरालाइज हो चुकी हूँ नीचे से, क्योंकि मैं नीचे जो गिरी थी वो कमर के बल पे गिरी थी। तो 2 मिनट मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं एक चीख निकली, उसके बाद मेरे दांत चिपक गए ऐसे, मतलब वो अपने आप पता नहीं क्यों चिपक गए, बस ई की आवाज़ निकल रही, बस वो दांत चिपक गए थे। पता नहीं क्या हुआ था, पर आंसू भी नहीं निकल रहे थे, आवाज़ भी नहीं आ रही थी, और दर्द भी हो रहा था, पर वो चीख नहीं निकल रही थी, और पूरे दांत बहुत चिपक गए। फिर वो चम्मच लाए, उससे दांत निकालने की कोशिश करी, और जो मेरे पैर के वो थे वो कोशिश करते कि वो चलें। तो पहले तो मूवमेंट नहीं हुआ, पर जैसे उन्हें वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर, उस पर ऐसे डाला, तो उससे समझ में आया कि पैर की उंगलियां चल रही हैं। सब कुछ चेन की सांस आई, मतलब पैरालाइज नहीं हुई है लड़की, बच गई है। फिर तुरंत इंस्टीट्यूट ले गए, मनाली इंस्टीट्यूट से अस्पताल, और वहाँ पे बेल्ट बांध दिया। पता चला कि खबर ज़्यादा फैल जाएगी तो इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट जाएगा। जो टीचर वहाँ मौजूद था उसको हटा देते परमानेंट गवर्नमेंट जॉब से, बहुत बड़ा रिस्क होता है और बड़ा स्कैम हो जाएगा। तो क्या करें, तो तुरंत इनको यहाँ से निकाल देते, भेज देते। मैं दर्द में थी, मेरे को तो आधा समझ ही नहीं रहा था। इंजेक्शनों का फिर असर, वहाँ पे दर्द के इंजेक्शन 2-4 लगा दिए थे कि मेरे को दर्द ना हो। तुरंत मनाली की जो शाम की बस थी, बस में वापस आए आप? तो मनाली से दिल्ली की बस में बिठा दिया। हशू। और मैं आज तक उन बस वालों को थैंक यू बोलती हूँ, जितने भी पैसेंजर थे। जब बस में बैठे तो सिर्फ रोना ही रोना आ रहा था, पर कुछ निकल ही नहीं रहा था। तो लोगों ने तुरंत उनकी कंबलें जितनी भी थी वो उनको ओढ़ने की जगह मेरे को ऐसे डाल दी नीचे और ऐसे सुला लिया। मैं बस के पैसेंजरों को आज तक दुआएं देती हूँ। मुझे आज तक किसी की शक्ल नहीं पता। उन लोगों को बेचारों को ठंड लग रही होगी ना, पर सारे लोगों ने कंबल निकाल निकाल के दे दी। एक व्यक्ति ने कहा कि इसको दर्द है बच्ची को, इसकी हड्डी टूटी है शायद, बेल्ट बंधा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं बोल पाई थी। सब ने बिछा दी। मनाली से दिल्ली बस वाले ने किस ऑटो वाले को बोला, ऑटो वाला बेचारा कैसे नाजुक था, कैसे में से लेके गया। ऑटो वाले ने 1 रुपया नहीं लिया। ऑटो वाले को क्या पड़ी है, कुछ पड़ी नहीं है। बैग उठा के बेचारा स्लीपर में भोपाल जाने वाली बस में गया। स्लीपर में कौन था मुझे आज तक नहीं पता। उस आदमी ने अपनी सीट मुझे दे दी ऑटो वाले के कहने पे। सोचो 12 घंटे का सफ़र है, वो आदमी भी शायद उसकी जगह होगी, कैसे दे सकता है कोई, और जिसकी शक्ल मुझे नहीं पता। मनाली से दिल्ली आई, उसी व्यक्ति ने मेरा फ़ोन मांगा, मेरा फ़ोन वहाँ चार्ज कर दिया। मेरे पास उस समय सैमसंग चैम्प फ़ोन था। उसने मेरा सैमसंग फ़ोन चैम्प चार्ज किया। उसने पूछा फ़ोन किसको करना है, मैंने बताया मेरे टीचर को करना है, पापा को करना है, इनको करना है। तो सबसे पहले उसने ऊपर नंबर ले लिए, क्योंकि मैं अध सोई अध जगी अवस्था में थी, शुद्ध भी थी और बेसुध भी थी। भोपाल स्टेशन पे उतरी और मैंने सबसे पहला फ़ोन पापा को किया। पापा मेरी कमर टूट गई है, तुम अर्जेंट हमारे लेने आ जाओ। तो मेरे पापा घबरा गए। उनका कहना था कि अब वो पता नहीं क्या तमाशा कर लिया इसने। उन्होंने कहा स्टेशन पे कहीं भी चले जाना, घर मत आना। गांव पे लोग बोलेंगे अब इनकी बेटी पता नहीं क्या कारनामा करके आई है, कैंप में, टेंट में या क्या। 3 महीना इसको बिस्तर पे क्यों रखा है। गलत, हमारे गांव में गलत में सोचते हैं 3 महीने लड़की बिस्तर पे मतलब कुछ गलत करके आई है। तो उनने कहा गाँव मत आना। मैं आज तक मेरे पेरेंट्स को इसलिए सही समझती हूँ क्योंकि उनकी जगह मैं भी उस गाँव के परिवेश में होती ना, मेरे लिए भी इज्जत, मान, मर्यादा बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि वो असर एक आदमी पे नहीं होता है, उस घर में जितनी लड़कियां होती हैं, एक लड़की का असर उन सबके जीवन पे होता है, और एक व्यक्ति की वजह से सबका जीवन खराब हो सकते हैं। सो पापा ने मना कर दिया। अब आए वो लोग जो कहते थे कि हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना।
जिनकी मीठी मीठी बातों में अपन लोग भी जाते हैं, जिनका नंबर माय वेरी गुड गुडी गुडी लिख सकते हैं, ऐसे लोगों को फ़ोन किया, 3-4 लोगों को जो ऐसी मीठी मीठी बातें बहुत करते थे। उस दिन मुझे समझ में आया, स्पेशली मैं लड़के लड़की दोनों को बोलूँगी, लड़कों को भी लड़कियां बोलती हैं, लुकिंग सो हैंडसम वगैरह वगैरह, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगी। ये कुछ नहीं बनाते, उल्लू बनाते हैं। ये सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर होती है जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं चैटिंग करने में। इनको डिलीट कर दो, क्योंकि बुरे टाइम पे ये कोई साथ नहीं देते। तो वो नहीं आए कोई भी लोग ऐसे। अंतिम था मेरे गुरुजी, मेरे टीचर। मैंने अंतिम फ़ोन करने की कोशिश की, वो आते तो ठीक है, वरना मैं स्टेशन प्लेटफॉर्म पे थी। मेरे मन में बुरे भाव भी आए थे, क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले भगवान को बोला कि भगवान सपना तोड़ दिया, नौकरी छुड़वा दी, कुछ है नहीं मेरे पास पैसे धेले, शरीर था वो भी आपने तोड़वा दिया, अब मेरे से और लेना तो क्या लोगे, तुम क्या लोगे बताओ। बस तो ये 2 मिनट पहले आई थी। फिर मैं इमेजिन कर रही थी कि ट्रेन में कोई व्यक्ति कटता है, उसकी डेड बॉडी वापस घर पहुंचती है, तो घर वालों की क्या स्थिति होगी। तो मुझे इमेजिन हुआ कि मेरे पीसेस घर पहुंचेंगे, मेरा पापा कैसे रो रहा होगा, और वो फील हुआ, और लोग बोल रहे होंगे कि ये कुछ तो करके आई थी इसलिए कट गई, मर गई भैया तुम्हारी बेटी। मेरा पापा तो जहर खा के मर जाएगा बेचारा, मतलब इन बदनामी को सुन के। मैं मरूँ तो मरूँ, मेरे पापा क्यों मरे। तो मैं वहाँ रुक गई। मैंने फिर मेरे टीचर को फ़ोन किया, सर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मुझे स्टेशन पे क्या आप लेने आ जाओगे। वो उनकी वाइफ के साथ दौड़े दौड़े आए। उन्होंने पता किया कि मैं बैग उठा के आ रही हूँ, मतलब और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर्स और डैमेज हो गए होंगे। मनाली में मेरा सिटी स्कैन हुआ था, जहाँ मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर्स थे 3। अब मेरा MRI बोला डॉक्टर ने, क्योंकि जो सफ़र मैं करके आई हूँ वो पक्का हेयरलाइन फ्रैक्चर बदल गए होंगे। तो हेयरलाइन फ्रैक्चर क्रैक में बदल गए थे। पहले वो बाल के बराबर दरारें थी, अब वो दीवार में आई हुई क्रैक के बराबर दरारें हैं, वो वैसी हो गई थी तीनों की तीनों। मेरा MRI हुआ, जिसमें मतलब वो चांदी का चाकू मेरे गले में डला हुआ था छोटा सा, वो भी निकालना करना होता है सब। पहली बार मैंने MRI की मशीन वैसे देखी थी उस समय। MRI हुआ, डॉक्टर ने फिर आया और बाद में बोला ये लड़की तो बहुत लक्की है। मैं बोली कैसा डॉक्टर है। 2 मिनट बोलता है इसका 3 हेयरलाइन फ्रैक्चर क्रैक में बदल गए हैं, पर ये लकी है क्योंकि जो मेरा लेफ़्ट टेलबोन का फ्रैक्चर है वो लेफ़्ट साइड थोड़ा सा इतू सा भी ज़्यादा होता तो मैं लाइफ टाइम के लिए लेफ़्ट लेग से पैरालाइज हो जाती। मतलब ज़रा सा एकदम ज़रा सा। तो मेरे टीचर मेरे को बोलते हैं क्यों, अभी तो तू भगवान को कोस रही थी, सोच व्हील चेयर पर बैठी होती क्या करती तू। तो फिर मैंने भगवान को थैंक यू बोला। मैं कहा थैंक यू भगवान जी। मैं ऐसे भगवान से बातें करती हूँ जितने दर्शक है वो मुझे पागल ना समझे। बिल्कुल ना समझे। मैं सच में मेरे भगवान से ऐसे ही बात करती हूँ और वो मुझे कई बार जवाब भी देते हैं। वो मैं ही हो सकती हूँ सामने, मेरी आत्मा हो सकती है, एक सुपर पावर हो सकती है, नेचर का कुछ करिश्मा हो सकता है, पर मेरा भगवान से बात करने का तरीका कुछ इस तरीके से ही है। तो मैं ऐसे करती हूँ। और फिर मेरे टीचर, और उस दिन मुझे एक चीज़ समझ में आई, हम कहते हैं ना महिला की दुश्मन है। मुझे सबसे बड़ा जीवन का ज्ञान मिला, महिला की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे टीचर की वाइफ उनके साथ आई, उनने कहा मैं मेघा को लेके चलती हूँ घर। और मुझे लगा कि जवान लड़की की मदद कोई पुरुष तब तक नहीं कर सकता तो उसकी धर्मपत्नी उसके साथ ना हो। और महिला की कितनी बड़ी ताकत है। मैं किसी और की औलाद हूँ, मेरे माँ बाप मेरे को घर नहीं बुला रहे, मेरे टीचर की मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ जो ट्रेनिंग कराने के लिए थोड़ा बहुत बता देता है। उसकी वाइफ का मेरे से कभी आज तक कोई नाता नहीं, और वो मुझे केयर करने के लिए लेके जा रही है कि मैं लेके चलती हूँ। कितना विशाल दिल होता है महिलाओं का। मुझे लेकर गई। मैं मेरे सर के घर में 9 महीने 18 या कुछ दिन रुकी हूँ, मुझे आज तक याद है। और मेरे सर तो सुबह दफ्तर चल जाते थे, उनकी वाइफ ही मुझे वॉशरूम के लिए उठाती थी, बिठाती थी, हाथ जोड़ा की एक दवाई थी वो खिलाती थी। और मेरे को बिस्तर से जब उठाना होता था तो किसी को पकड़ना पड़ता था, क्योंकि जर्क नहीं लगना चाहिए था बिल्कुल भी। और स्पेशली कहा गया था कि मेरे को स्लिप नहीं होना है, वरना ये टेलबोन का फ्रैक्चर बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर जाएगा। तो स्लिप नहीं होने के लिए उनके घर में उस समय बारिश का टाइम शुरू हो गया था, क्योंकि जुलाई का महीना था। वो रोज़ स्काई को ब्रश से घिसती थी कि भले ही वॉशरूम से उतरे स्काई से गिर ना जाए बच्ची।
उनका गवर्नमेंट क्वार्टर था, क्योंकि उसमें वो सीमेंट पे काई आ जाती है ना। मैं हर दिन उनके एफर्ट देख रही थी। फिर वो अच्छी अच्छी किताबें मेरे बगल में ला के रख दी थी। और जिस चीज़ के लिए आपका पॉडकास्ट हो रहा है, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हम वैसे हो जाते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया। मैं हर दिन कोसती थी, अरे उस दिन कर ही लेती तो क्या होता, 700 मीटर का वो पहाड़ मुझे रोज़ ही दिखता था। अच्छा तो मरी जाती, अमर तो हो जाती, ये हो जाती, वो हो जाती, मती मारी गई थी मेरी, बहुत सत्यवादी बन रही थी मैं, सारी बातें अपने आप को बोलती थी। 2 पिक्चर थी जिनने लाइफ को चेंज किया, जिसका मैं जिक्र उनकी फ्री फोकट में पब्लिसिटी करती हूँ। उनको मुझे बल्कि वो देना चाहिए पैसा अब तो। रॉयल्टी देनी चाहिए मुझे। और चक दे इंडिया में जो शाहरुख खान बोलता है कि ज़िंदगी के 70 मिनट लड़कियों दिखाओ इस दुनिया को, वो लाइन मेरे जीवन पे ऐसा असर करके गई कि मेघा 2 महीने हैं एवरेस्ट के, यदि मैं खड़ी होंगी तो मुझे दिखा देना है इस दुनिया को। मांझीदा माउंटेन मैन, मैं क्योंकि हिंदू धर्म से आती हूँ तो हमारे यहाँ कहते राम राम का नाम इतनी बार लो कि रोम रोम में बस जाए। मैं बोलती थी कि मतलब राम राम जी का नाम तो मैंने इतनी बार नहीं बोला था, पर उसमें एक लाइन थी ना कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। फिर मैंने उस समय उसकी लाइन मॉडिफाई करके बनाई थी कि अब मैं जब तक चढ़ नहीं जाऊँगी ना, छोड़ूंगी नहीं। पर मान लो स्पॉन्सरशिप 1 साल में नहीं मिली, 2 साल में नहीं मिली, 5 साल में तो मिलेगी, पर मुझे करके ही मानना है, मुझे एवरेस्ट नहीं छोड़ना है, चाहे चाहे जो हो जाए। और एक पर्वत देवता का भी वो है कि दोबारा जब मैं एवरेस्ट के लिए खड़ी हुई, मैं 93 किलो की हो चुकी थी, एकदम वाइट चेहरा, क्योंकि बिस्तर पे थी, कुछ खाया नहीं था, एकदम गोरा गठ, और पर बिल्कुल ऐसा आलू की तरह, और कोई ट्रेनिंग कराने के लिए रेडी नहीं। फिर मेरे टीचर ने एक और कोच ढूंढे, उनने बोला कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, पर मैं जो कहूँगा ये करेगी तो मंजूर है। 2 नियम बोले थे कि उन्हें लोग सोएंगे तुम जागना पड़ेगा, डेली स्टेडियम आना पड़ेगा। दूसरा था कि मैं कहूँ खड़ी रहे तो मुझसे पूछोगी नहीं क्यों खड़ी हो, बस करना पड़ेगा। सेम मेरे को जुएँ हुई तो उनने कहा बाल कटवा लो, मैंने बाल कटवा लिए। उनने कहा छोटा फ़ोन ले लो, मैंने छोटा फ़ोन ले लिया। उनने कहा सारे नंबर डिलीट कर दो, मैंने सारे नंबर डिलीट कर दिए। उनने कहा सिर्फ 3 लोगों के नंबर पर बात होगी, इसके अलावा कहीं बात नहीं होगी, मैंने वही किया। उनने मना कर दिया कि एक भी त्यौहार मनाने के लिए घर नहीं जाओगी, घर जाओगी जिस दिन तुम करोगी, मैंने वही किया। मुझसे उनने कहा कि मेरे को कभी कहना ना पड़े, 3:30 बजे तुमको जागना है, 4 बजे ग्राउंड पे आना है, सिर्फ 1 साल के लिए। एक चिड़िया नहीं आती थी ग्राउंड पे, तब पहुंचते थे लोग, 9 बजे ट्रेनिंग करके जा चुके होते थे, हम तब जाते थे। मेरी एक मॉडल गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें मैं आंशिक शिक्षक के रूप में काम करती ताकि मेरा घर का खर्च चले। मैं वहाँ काम करना शुरू करी, शाम को फिर स्ट्रेंथ वर्क करती थी। मेरी दुनिया सिर्फ ग्राउंड, घर, स्कूल हो गई थी। हर वो चीज़ जो मेरे को बाधा बन रही थी, अब मैं उस समय मैं कहूँगी कि मैं एक अलग ही जोन में आ गई थी। शायद उस दरमियान में एक बार हंसी भी ना हो, बगल में क्या चल रहा है वो दिखा। इतना घोड़ रेस के घोड़े पे पट्टे बांध देते हैं, उसको नहीं पता है कि बगल में पब्लिक चिल्ला रही है या हो रही है, उसको सामने रेस दिख रही होती है। मैं कहती हूँ कि जो मैं दूसरी बार तैयारी कर रही थी, मुझे सिर्फ हर दिन वो चमकता हुआ गोल्डन रूपी एवरेस्ट दिखता था जो मैंने काला पत्थर से पहली बार देखा था। मैं ऐसी, मेरे को आज भी लोग बोलते हैं कि वो वाला जब तुम्हारा जोन हम याद करते तो हमें भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब पागलों की तरह एक लड़की दौड़ रही होती थी, हमें देख देख के चक्कर आ जाते थे, क्योंकि मुझसे दौड़ते बनता नहीं था, भारी थी ना मैं, वजन बहुत ज़्यादा था। पर सर बोलते थे कि 10 किलोमीटर कंप्लीट करना है, भले 2 घंटे में क्यों ना करो, करना है मतलब करना है। और मेरा लास्ट टेस्ट हुआ था 42 किलोमीटर का, वो मेरा टेस्टिंग पीरियड था। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर कंप्लीट, 4 घंटे 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना था 42 किलोमीटर। सो वो टेस्ट जब मैंने पास किया, मेरे टीचर ने कहा कि ये कर लेगी, क्योंकि मुझे याद है 36 किलोमीटर के बाद आपको एक वॉल नज़र आती है और ऐसा लगता है उसको आप धका रहे हो और वो धक नहीं रही है, और वो सबसे कठिन टाइम होता है। यदि वो पार कर लिया तो आप एवरेस्ट पे भी यही फील करोगे, और आपके दिमाग के सामने भी एक वॉल बन जाएगी और वो धकेगी नहीं, पर आपको धकाना है आपके दूसरे दिमाग से। और सेम दौड़ते टाइम भी 2 दिमाग काम करते हैं, छोड़ दो, दूसरा दिमाग बोलता है करना है। मतलब हमारे दिमाग में 2 तरह के राक्षस बैठे होते, काला वाला एक सफ़ेद वाला, दोनों आपस में लड़ रहे और हैं हम एक ही। तो ये मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया था तब जब मैं वापस गई। तो फिर एमपी इस दौरान एक तो 1-2 दिमाग होती है, फिर आपकी बॉडी भी बात करती है ना आपके साथ कि छोड़ दो।
बॉडी तो हर मिनट बात करती है मेरी तो मतलब मेरा मस्त गबलू सी निकली हुई तोंद। मैं शुरू दौड़ती थी तो आधा पेट दर्द होता था, मैं जिधर हलती थी मेरे गाल हिलते थे, मेरे हाथ हिलते थे, मैं क्या बताऊँ। मैं दौड़ती थी तो मेरे बाल सिर के खड़े हो जाते थे, तो मैं मास्क बांध के दौड़ती थी कि कोई मेरी शक्ल ना पहचान जाए बाद में। ऐसे ही पतला वाला जो मास्क है उसको बफ बोलते हैं, बफ बांध के दौड़ती थी। कष्ट होते थे क्योंकि पैर से नहीं बनता था, शाम को मालिश करती थी। सर ने बताया था कि फिर आइस की सिकाई कब करनी, गर्म पानी की कब सिकाई करनी है, शिन पेन ना हो उसके लिए क्या करें। तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा मैं प्रोटीन पाउडर ये सब दे रही हूँ, तो उन्हें प्रोटीन पाउडर साफ मना कर दिए थे। घर के देसी डाइट में वो सब कुछ है जो तुम कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने मेरा 7 तरह का अनाज पिसवाया था, जिसमें 7 तरह का अनाज होता था। मैं बोलते थे इसकी 8 रोटी भी खा लेना, पर प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं, मैं वही करती थी। मैं सुबह से चने गला के रखती थी, मतलब रात को, और वो चने स्टेडियम आने तक मुझे ख़त्म करने होते थे। एक तरफ मूंगफली होती थी, एक तरफ चने होते थे, वो आती थी। रेस शुरू करने से पहले 1 केला खाती थी, ये नियम थे। 2 खजूर। रेस शुरू करती थी, रेस ख़त्म होने के तुरंत बाद ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाती थी। तुरंत मेरा इतनी जोरों की भूख लगती थी, इतने सारे फल खाती थी, ढेर सारा पोहा खाती थी, और फिर दूध पीती थी। फिर दिन के टाइम मेरा खाना होता था 1 तपेली दाल। मतलब मेरे को कोई कहे तो कुंभकर्ण और मुझ में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि मेरा शरीर इतना मांगता था। पर मैंने उस डाइट के हिसाब से ये देखा कि ना मुझे कोई शिन पेन हुआ, ना कोई मुझे इंजरी हुई। मेरी इंजरी बहुत अच्छे से रिकवर हुई। मेरी डाइट बहुत खतरनाक थी, पर सब कुछ घर का देसी और ऐसा चीज़ थी, और कोई मैंने सप्लीमेंट कोई चीज़ नहीं ली। उन्होंने सारी चीज़ें, मेरे टीचर ने मुझे फॉलो करवाया, और मुझे तब यकीन हो गया कि भारतीय डाइट में सब कुछ है। और मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की बात करी, वो एवरेस्ट बेस कैंप पे मैंने कहा ना कि मैंने पहली बार मैं एवरेस्ट इसलिए बचा था क्योंकि मेरी डाइट अच्छी नहीं थी। इस ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के चक्कर में मैं एवरेस्ट पे लेकर गई, मुझे 16,000 रुपये का फ़ाइन एयरपोर्ट पे भरना पड़ा था, क्योंकि मेरे इक्विपमेंट भारी हो गए थे और ये एक्स्ट्रा वेट था। और ये लोग बोले थे इसमें खाने की चीज़ें थे, इसको फेंक दो या वापस भिजवा दो। मैंने कहा नहीं भैया, ये मैंने पॉइंट लिखा था कि मेरी डाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं स्लो हो जाती हूँ, मेरे को बेस कैंप में अच्छी डाइट लेनी है। मतलब 16,000 रुपये का फ़ाइन कोई खाने के लिए भर सकता है क्या? तो वो मैंने उस समय भरा था, मैं भूल नहीं सकती। और फिर जब मेरी ट्रेनिंग हुई, मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली, एमपी गवर्नमेंट ने लोगोज दिए, अब मुझे था कि इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मेरे पापा तो आए नहीं मुझसे मिलने के लिए, मम्मी आई थी। बाद में जब मैं पहाड़ के लिए गई, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे विदा किया, और एयरपोर्ट के बाद मैं सीधा काठमांडू के लिए निकली। फिर से वही एयरपोर्ट, डेंजरस फ्लाइट, और सेम शेरपा मैंने रिपीट किया। और 2019 शुरू हो गया था। वही 15 दिन का ट्रैक पूरा करने के बाद मैं एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचती हूँ। एवरेस्ट बेस कैंप के बाद फिर वही दिल धक धक करना, एक्टिवाइज होना। तो ये सांप सीढ़ी का गेम है। आप 89 से भी 0 पे आ सकते हो, सांप आपको कहीं भी डस सकता है। तो एवरेस्ट कभी भी एक बार में नहीं हो सकता। कुछ लोगों को जीवन में 5-5 बार हो जाता है। मतलब हम लोग की भाषा में कहते हैं कि वो माँ चुमलोंगा है, सागर माथा है। वो गधे से गधे क्लाइंबर को ऊपर बुला सकती है, और वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर जो आपको घमंड है अपनी शारीरिक बनावट, स्ट्रेंथ, मेंटल फिटनेस, वो भी धरी रह सकती है वेदर के सामने। सो पहाड़ पे निर्भर करता है, हम पे नहीं। वो हमको बुलाना चाहता है कि नहीं, क्योंकि हम सुपर पावर में महसूस कर पाते हैं। लोगों को हम लोग देखते हैं, लोगों की उंगलियां कटते हुए, फोर्स फाइट होते हुए, अपने आसपास के दोस्तों की डेथ होते हुए। मेरे साथ रवि ठाकुर भैया, जिन्होंने कोर्स किया था, एडवांस कोर्स, मेरा एवरेस्ट से पहले उनका एक्सपेडिशन गया था, और वो 16 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। उनके शेरपा ने उनका स्टैंडर्ड टाइम से नहीं बदला था, तो उन्होंने सबमिट कर लिया था। सबमिट से वापस आते उनको हेलोसिनेशन हुआ, और वो क्रवास में कूद गए थे। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें रस्सी सांप नज़र आती है। हम वहीं होते हैं, पर हमें इमेजिन होता है कि हम घर पहुंच गए, और उनको भी यही महसूस हुआ कि वो घर पहुंच गए और सबको गले लगा रहे हैं। और वो सब क्योंकि लोग उनको देख रहे थे, उनका शरीर पर पीछे से आके कोशिश कर रहा था कि सिलेंडर चेंज करे, तब तक मिनट की देरी में वो क्रवास में कूद गए, कोई बचा नहीं पाया। तो हम हमारे लोगों को खोते हुए भी देखते हैं। हमारा शरीर 6,000 मीटर पे अलग ही रिएक्ट करता है। 5,500 पे अलग करेगा, पर एग्जैक्ट 6,000 टच करते हैं लोगों का चेहरा सूज जाता है। उसे माउंटेन सिकनेस कहते हैं। पेट का एसिड बाहर आ जाता है, हरा हरा पूरा।
ठीक है, कुछ लोगों को बुखार आ जाती है, कुछ लोगों को नींद आती है, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, कुछ लोगों को डिजीनेस होती है। तो 6000 मीटर पे हमें ये समझना होगा कि हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है। मेरा शरीर रिएक्ट करता है, मुझे नींद आती है कि मैं चलते चलते खड़े खड़े भी नींद में आके सो सकती हूँ। ये ट्रक ड्राइवरों के साथ होता है ना, सेम। सबका शरीर अलग अलग इफेक्ट करता है, सबका शरीर। मेरा समझ में आता है कि मुझे नींद आती है तो मुझे उस समय मीठा खाना चाहिए, मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं हमेशा चॉकलेट, छोटी वाली चॉकलेट रखती हूँ, मेरी नींद तुरंत गायब हो जाती है। तो जब माउंटेन सिकनेस समझ में आती है, कुछ लोगों को जब पेट का एसिड ज़्यादा बाहर आता है तो उन लोगों के लिए फिर 6000 मीटर से अबव जाना डेंजरस माना जाता है, तो उनको नहीं करना चाहिए। फिर आपका सपना एवरेस्ट चढ़ने का भी क्यों ना हो। कुछ लोगों को जो और प्रॉब्लम्स होती है, खून आना शुरू हो जाता है, तो उनको मना कर दिया जाता है। तो शरीर समझ में आ जाता है, इसलिए कोर्स के बाद 6000 मीटर का पहाड़ चढ़ना, टच करना ज़रूरी है कि आपको पता चल जाए कि आपका शरीर उस आगे जाने के लिए बना, रिएक्ट कैसे करेगा। आप 6 पैक वाले फिट बंदे हो, बंदी हो, पर आपका शरीर भी पहाड़ पर अलग रिएक्ट कर सकता है। तो हम लोग फिटनेस का मापदंड नहीं मार सकते कि शरीर बड़ा सुडोल दिख रहा है तो वो पहाड़ चढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिएक्ट कैसे करती है हमारी बॉडी। मैं 2019 में यही सब चैलेंज पार करके, रेड बॉडीज़ को पार करके 22 मई सुबह 5 बजे उसी भोजनगर गांव से निकल के दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर, जहां टेम्परेचर -52 डिग्री है। जब चंद सेकंड के लिए भी ग्लव्स निकालेंगे तो उंगली काटनी पड़ जाएंगी, सांसों को तोड़ना पड़ेगा। उस पर मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन के भारत का झंडा लेके खड़ी थी, जहाँ से दुनिया गोल नज़र आती है, दुनिया के सारे पहाड़ छोटे छोटे नज़र आते हैं और असंभव को संभव किया जा सकता है। बाकी की स्टोरी पहाड़ चढ़ने से ज़्यादा आने में होती है। मेरा ऑक्सीजन ख़त्म होता है, मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, मुझे अंजलि कुलकर्णी जी की बची हुई ऑक्सीजन मिलती है। मैं वापस आती हूँ, जो लोग मेरे पापा को ताना मार रहे थे वो कंधे पे उठा के घूमते हुए नज़र आते हैं। यहाँ की सरकार हाथों हाथ लेती है। तो लास्ट में मैं ये कहूँगी कि हर एक चीज़ का रफू हो सकता है। हम सोचते हैं ना कि ये कभी रिकवर, मतलब क्या कहते हैं आपकी भाषा में कि ये कभी रफू नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ हर चीज़ रफू हो सकता है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट हो सकता है। ऊपर जब पहुंचे आपने क्या खुद पे महसूस किया? सुपर पावर। आप शून्य में महसूस करते हो कुछ समय। जो ध्यान समाधि में आप सोचते हो ना कि साधु बाबा को कई सालों में क्या महसूस होता होगा, तो वो होता है ना, आपको अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, ना खुश होते हो ना दुखी होते हो, ना रोना आता है ना हंसना आता है। शून्य में पहुंचते हो आप। मैं चंद सेकंड के लिए पहुंची थी, पर आप पहुंचते हो और वो फील करते हो। बहुत ही कम समय के लिए वहां रुकते हैं, खून जमने लग जाता है इसलिए। ओह, द ब्लड स्टार्ट्स क्लॉटिंग। क्योंकि आप खड़े हो ना, इसलिए। और वेदर भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, और भी क्लाइंबर आएंगे, तो वहाँ का प्रूफ होता है 360 डिग्री का वीडियो बनाना है, फटाफट फ़ोटो लेना है और वापस आना है। Was it worth it? Yeah, just like wow. क्योंकि उससे ऊपर आसमान है या भगवान है, आप क्या महसूस करोगे? कुछ नहीं है उसके ऊपर। वो दुनिया की सबसे ऊंची जगह है, पूरी दुनिया की, ना कि भारत की, पूरी दुनिया की। बस। वाओ। मैं इससे पहले किसी से नहीं मिली हूँ जो बेस कैंप 2 के बाद ऊपर चढ़े हो, तो आपसे जब पहली बार मिली मेरी एक्साइटमेंट इतनी थी। आज आपसे बात करके आई थिंक दिस इज समथिंग एवरीबडी शुड हियर, everybody should hear. So thank you for this. Thank you. थैंक यू सो मच। और शायद इस पॉडकास्ट में इतनी बातें हमने अलग शेयर करी है जो कहीं मैं शायद बोली ना हूँ। So, एक क्वेश्चन है, इन सब में आप जब सेकंड बार चढ़ रहे थे, were you detached? आप लाइक पहली बार जब जा रहे थे, चढ़ रहे थे, आपने मम्मी पापा को के बारे में सोचा, वहाँ जाऊंगी तो घर में कैसा होगा, वो सब सोचा? इस बार कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं, कुछ भी फीलिंग नहीं थी।
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे, जाऊँगी तो भी, नहीं जाऊँगी तो भी। डिटैच हो गए थे आप? हाँ, वो कैसे किया? वर्ड मे बी ये तो ऑटोमेटिकली हो गया, पर मुझे कुछ मैंने इस बार कुछ भी नहीं सोचा था, कुछ भी इमेजिन नहीं होता था मुझे पहले का। नो एक्सपेक्टेशन? नो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं कि आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं। मतलब उसके आगे का कोई सपना ही नहीं दिखा था कि आऊँगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा था। हाँ, मेरे को एक तलब लगी थी बस, सबको अलग अलग तलब लगती है वहाँ। मतलब तलब इन द सेंस वहाँ हर एक व्यक्ति को अलग अलग होती है कि आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है ये समझ में आता है। किसी को बिस्तर याद आता है कि मैं घर जाऊँगा तो सिर्फ सबसे पहले बिस्तर पे सोऊंगा। कोई कहता है मुझे माँ से मिलना है, कोई कहता है बच्चे से मिलना है, कोई कहता है पत्नी को गले लगाना है, कोई कहता है कुत्ते को प्यार करना है, कोई कहता है कि सिगरेट पीनी है, कोई कहता है सर्फिंग करने जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मुझे समझ में आ गया था कि मेरा जो तलब है वो है खाना। मुझे खाना के जो स्वाद था, मुझे मम्मी वगैरह इतने याद नहीं रहते, सॉरी, बट मुझे मम्मी के हाथ की बनी हुई जो ठंड में हमारे यहाँ बनती है चने की भाजी और रोटी बनती है घी की लगी हुई, मुझे लग रहा था मैं जिंदा बचूंगी तो मैं ये खाने जाऊंगी। वाह। तो सबकी अलग अलग तलब होती, मेरी ही तलब थी क्योंकि मुझे आंखों के सामने वो दिख रही थी। और सबसे जब आप बेस कैंप में आने के बाद पूछोगे ना, तब कहीं उन लोगों को वो सारी चीज़ें आंखों के सामने दिखती हैं, जिसकी वजह से हम नीचे आते हैं कि हम जिंदा बचेंगे तो हम ये करेंगे या ये चीज़ करेंगे। मुझको वही दिख रहा था, थाली में भाजी था और रोटी, बस। और ये शेरपा जो है ये तो हर बार करता ही होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ही शेरपा है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, बाकी शेरपास की घुटने ख़राब हो जाते हैं, पर उनके लंग्स हमारे लंग्स से बड़े होते हैं, तो वो उसकी फ़ीस भी चार्ज करते हैं। वो कुंभ रेंज में रहते हैं, वो उसी चीज़ के लिए बने हुए हैं। सो ये कारण है, पर 3 से 4 बार जाते हैं वो, पर उनके लिए हम क्लाइंट है, वो उनका वो काम है ऐसे, क्योंकि उन्हें पता होता है हिडन क्रवासेस क्या है, इन हिडन क्रवासेस क्या है। मेरी भाषा में मैं माउंटेन के रियल हीरोज़ उनको ही मानती हूँ। शेरपास नहीं होते तो आज तक कोई भी नॉर्मल सिविलियन पहाड़ नहीं चढ़ पाता। सही है, सही। और डिड यू हैलुसिनेट अप देयर? नो। आपने कब ये डिसाइड किया कि आगे से मैं किसी ने कुछ कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी? ये बदलाव कब आया आपने? बचपन से ये पर है तो मेरे को चुदबुदाहट लगी रहती थी, इसको जवाब देकर आना है, जवाब देकर आना है, जवाब देकर आना। जब तक मैं नहीं देती थी मेरे को बेचैनी हो जाती थी। तो ये बचपन से ही है, मतलब मन में नहीं रख सकती बुरे भाव, मतलब चेहरा एक के मेरा। पहाड़ ने भी सिखाया मेरे को, कभी डबल चेहरा नहीं हुआ मेरा कि मेरे मन में आपके प्रति भाव दूसरे हैं पर मैं आपको बुरा वो अच्छा बोल रही हूँ। नहीं, जो भाव है वो क्लियर है, जो अंदर है वो बाहर है। तो एक फेस है, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। इससे मेरे को घाटे कभी कभी हुए, पर मैं खुद से कभी डुप्लीकेट नहीं बनी। पहाड़ ने मुझसे बस एक चीज़ ली है, मैं पहले थोड़ा बहुत लोगों से ईर्ष्या करती थी, वो मेरी ख़त्म कर दी। सो अच्छा, वो आया वो सोच? हाँ, वो सोच पहाड़ से आया कि उसके बाद कभी मैंने किसी से ईर्ष्या नहीं करी। सेकंड ट्रिप में कि फर्स्ट ट्रिप में आया? सेकंड ट्रिप में। वाह, पूरा एकदम से शून्य बन गए फिर आप? हाँ, मतलब वो आपको शायद भगवान जी ने इसीलिए पहली बार में नहीं कराया, धड़ाम से फेंका। पहले तुम्हें बदलना होगा अंदर से, फिर तुम्हें भेजेंगे। Okay, you guys want to ask questions? आपकी मम्मी ने क्या बोला जब आप बाहर से आपको छोड़ने गई थी ना एयरपोर्ट, तो वापस आई तो उन्होंने आपको क्या बोला? मेरे गांव में बज रहा था डीजे मेरी मम्मी फिर मस्त मुंह पे पल्लू डाल के ऐसे गोल 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 डांस कर रही थी और बोल रही थी भाई मेघू ने कर दिखायो। सब कहता था कई काम की नहीं, पर हमारे लग तो थोड़ा पूरा नहीं लगता, थोड़ा लगता था। उनको लगता था कि किसी के बेटा नाम चलाता है, मुझे आज यकीन हो गया कि मेरी बेटी नाम चलाएगी। और मेरी मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आता है, मेरा भाई जब एग्ज़ाम देता है गवर्नमेंट उसमें नाम आता है। तो मेरी मम्मी हंसी हंसी में कहती कि हमारी छोरी कांस्टेबल भी एग्ज़ाम निकालने लायक नहीं है पर देखो तो कैसा दिन है कि बच्चा उनके पढ़ रही हो को नाम। तो मुझे ये सुन के उनका जो ताना और उनकी तारीफ़, शाबाशी जो मिलती है मुझे अच्छी लगती है। उनको वो ये बोलती है कि तू
बुढ़ी हो जाएगी, था घर में नाती पोती होएगा, भी बोलेगा देखो नानी को नाम किताब में आयो, तो नी रहेगी नहीं दुनिया में तो भी थारो नाम किताब में आतो रहेगो। तो मेरी मम्मी इसी चीज़ से खुश हैं कि मेरी बेटी का नाम चल रहेगा। आपने आपकी डाइट बताई लंच तक, उसके बाद दाल खाते थे? आप अभी खाओगे तो कुप्पा हो जाओगे, नहीं बता मत दो। पूछो। ओके, तो सुबह मैं हमेशा चने और मूंगफली जो गलाए हुए रात के थे वो खाती थी, और एक 2 अंजीर, बादाम बादाम और अखरोट ये खाई मैं, और एक केला दौड़ने से पहले, क्योंकि हम लोगों को जब लंबा ड्यूरेशन का, क्योंकि मेरे को 15 किलोमीटर से ज़्यादा ही दौड़ना होता था, इतना ड्यूरेशन का लंबा दौड़ना होता है तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी कहाँ से लेगा, तो ये हम लोग लेते, इससे मुझे काफ़ी, मेरे कोच ने बोला था तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे। और फिर मैंने वर्कआउट ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा मैं स्ट्रेचिंग वगैरह करती थी, सूर्य नमस्कार, ब्रीदिंग, प्राणायाम सारा स्टेडियम में कर लेती थी वहीं पे, वो भी 45 मिनट का आता था। और जब मैं गाड़ी में बैठती थी, मेरे घर तक आने का सफ़र 30 मिनट का था, तो मैं डब्बा पैक करके लेके जाती थी, अंकुरित अनाज होते थे उसमें, पूरे फल होते थे, मैं वो गाड़ी में खा लेती थी। घर आती थी, पोहा बना रखती थी मेरी दीदी, पोहा खाती थी, 1 गिलास दूध पीती थी, 10 मिनट रेस्ट करती थी मैं मेरे रूम में, फिर मैं मालिश करती थी तेल की, स्नान करती थी, फिर थोड़ा बहुत जो मेरे काम लिखा पढ़ी के होते थे वो करती थी, फिर स्कूल चली जाती थी। स्कूल से जाने के बाद मैं 3 बजे वापस आती थी, आने के बाद मेरा काम था 1 घंटे सोती थी 5 बजे तक, 5 बजे सोती थी, फिर स्टेडियम पहुंचती थी, 3 घंटे ट्रेनिंग करती थी। शाम को खाना मेरी दीदी, जो मैं नहीं बनाती थी, मेरी दीदी आती थी, काम वाली दीदी, वो बनाती थी। तो मिक्स जो मैंने बताया 7 तरह का अनाज, उसमें होता था सोयाबीन, अलसी, अलसी को क्या बोलते हैं, वो काली काली तिल्ली जैसी अलसी होती है, ब्रेक टाइप की जाती है अलसी, तिल्ली नहीं है, अलसी, हाँ ये होती थी। और बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूँ, काला चना, और पता नहीं और क्या क्या और डलवाते थे मेरे टीचर, जो ताकत देते वो सब, उड़द की दाल, उड़दिया की दाल बोलते हैं हमारे यहाँ, उड़द की दाल, वो सबसे पावरफुल दाल होती है, वो डलवाते थे। और उसकी 2 से 3 मोटी रोटियां बनती थी अच्छी, उसमें घी डलता था, घी इसलिए ज़रूरी था घर का, क्योंकि घुटने इतने दौड़ रहा तो उसमें ऑयल चाहिए, तो तेल खाना मना था, घी खाना अलाउ था, तो वो मैं ऑयल खाती थी। सलाद अच्छी से लेती थी, मतलब 2 ककड़ी टमाटर प्याज अच्छे से कटे हुए होते थे, और 1 तपेली दाल होती थी, एक दिन मूंग की, एक दिन तुअर की, एक दिन मिक्स दाल, और बगल में सब्जी होती थी। सब्जी किसी भी चीज़ की हो सकती थी, मुख्य रूप से मुझे भाजियाँ पसंद है तो मैं भाजियाँ खाती थी। हाँ, मतलब हरी भाजियाँ मुझे बहुत 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 बेनता पसंद है, वो मैं खाती थी। ये मेरा स्कूल में डाइट लिया थी, पर मैं किसी के सामने नहीं खाती थी, क्योंकि वो मतलब शेम करेंगे, हाई करेंगे, तो मेरा हमेशा काम था कि छत का एक रूम था, मैं खाना मेरा वहीं खाती थी, उंगलियां मेरी भर जाती थी पूरी। सवाल, अगर आपको जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं इसको, बहुत सारे लड़कियां होंगे जो बहुत यंग होंगे, लड़के की लड़की दोनों होंगे, पर मैं पहले लड़कियों की बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपने बात किया है यहाँ पे, डिफ़िकल्टीज, पेरेंट्स, खुद का कैसे ख्याल रखते हो, सोच कैसी बदलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर जो कोई सुन रहा है, लड़की, शायद वो 20 इयर्स की हो, 30 इयर्स की हो, या 40 साल की हो, कुछ बोलना चाहोगे उनको? जो अलग है। हाँ, सबके लिए वो तो मैं ये बोलूँगी, सबका एवरेस्ट अलग अलग होता है। मेरा बर्फ़ वाला था, आपका हो सकता है कि आप इतना अच्छा खाना बनाओ कि हर दिन आपके घर वाले खुश रहें, वो आपका एवरेस्ट हो सकता है जो आपको हर दिन आनंद दे। किसी का एवरेस्ट हो सकता है कि उसे किसान बनना है, किसी का हो सकता है डॉक्टर बनना है, किसी का हो सकता है कि अच्छी माँ बनना है, किसी का हो सकता है अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, किसी का हो सकता है छोटी सी दुकान खोलना हो, किसी को अपना बुटीक स्टोर खोलना हो। लड़के का हो सकता है कि मेरे को अपनी माँ, पत्नी, परिवार को खुश रखना हो। तो एवरेस्ट की परिभाषा अलग अलग है। आप एक व्यक्ति को देख के नहीं सोच सकते उसका ये, उसका ये, उसका नो नो नो,
सबके एवरेस्ट अलग होते हैं, सबकी खुशियाँ पाने की इच्छाएँ अलग होती हैं। तो एवरेस्ट मतलब बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता। यदि आपका परिवार आपके साथ खुश है, आपको शाम को बैठ के आप खाना खा रहे हो, वो आपका एवरेस्ट है जो आपने अचीव कर लिया है ना? किसी ने अपनी गुमटी खोल ली है, वो उसका एवरेस्ट है, उसने अचीव कर लिया है। सो कई लोगों ने तो ऑलरेडी अपना एवरेस्ट अचीव किया होगा। कुछ लोग यदि इसमें हैं तो मैं कहूँगी बेबी स्टेप, मतलब हमारे पहाड़ पे कहते हैं एकदम धड़ाम से बड़े बड़े कदम नहीं रखते हो ना, सांस फूल जाती है। छोटे छोटे कदम रख के आप किसी भी एवरेस्ट को फतह कर सकते हो। तो मैं उनको यही कहूँगी, आप अपना एवरेस्ट फतह कीजिए। Thank you so much. Thank you. This was one of the most beautiful conversations and wonderful conversation. Thank you so much. Thank you.